नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी। लाल सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब मैं आपसे क्या कहूं कि हे आर्यपुत्र, अध्यक्ष बनते ही पूरे आर्यावर्त का भ्रमण कर डाला। मतलब न कोरोना काल देख रहे हैं, इवेंट प्लानिंग, मोर्चे में जितना आपने भ्रमण किया है काबिले तारीफ है। आपको क्या लगता है ये संवाद और भ्रमण इस उम्र में थोड़ा थकाऊ नहीं लगते होंगे? मुझे लगता है कि काम सकारात्मक हो तो थकान आती ही नहीं है। लक्ष्य पवित्र हो तो फिर शिकन और थकान दूर भागती है, उत्साह पैदा होता, उमंग पैदा होता है। ये माननीय प्रधानमंत्री से देखने को मिलता है। सुबह भी चेहरे पर वही चमक दिखाई देती है और रात को 12 बजे तक 2 बजे तक काम करने के बाद फिर सुबह देखिए तो वही ताजगी दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्य पवित्र हो, काम अच्छा हो तो फिर थकावट नहीं होती, उत्साह रहता है। जहाँ तक अनुसूचित जाति मोर्चे की बात है या अनुसूचित जाति के क्षेत्र में काम करने की बात है, तो स्वाभाविक है देश के 73 सालों में उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, धोखा हुआ है, षड्यंत्र हुए हैं। उनका ईमानदारी से उत्थान विकास नहीं हुआ है। भ्रम के आधार पर लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति मजबूत है, पंचायत सक्षम है तो देश सक्षम है। इस पर कहीं विचार नहीं हुआ। इसलिए उस क्षेत्र में काम बहुत करने की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया, मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं और मोर्चे के माध्यम से अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में एक तरफ संगठनात्मक विस्तार, दूसरी ओर उनके अंदर रहने वाले भ्रम और षड्यंत्रों को दूर करने के प्रयास, और तीसरा सेवा की दृष्टि से जो कार्य हो सकता है वो हम एक तन्मयता के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जब हम सेवा का काम करते हैं तो एक उत्साह, एक उमंग और एक मन में उल्लास कहीं ना कहीं पैदा होता है, जो हमारे काम के लिए गति बढ़ाने में सहायक होता है। गति तो आपने वाकई बढ़ाई है। मोर्चा ने जिस हिसाब से मोर्चा संभाला है, मतलब उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणामों की बात करें, उत्तराखंड चुनावी परिणामों की बात करें, मणिपुर के चुनावी परिणामों की बात करें, पंजाब के चुनाव परिणामों की बात करें, गोवा के चुनाव परिणामों की बात करें, इन 5 राज्यों के चुनाव, पंजाब के चुनाव परिणामों की बात करें, 5 राज्यों के चुनाव में 2 फैक्टर बहुत कॉमन थे। बाकी सब जगह तो ऊपर नीचे हुआ, किसी को प्लस हुआ, माइनस हुआ, लेकिन 2 फैक्टर कॉमन थे। एक तो सब में कांग्रेस हारी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो झुकाव है वो स्पष्ट दिखा। उत्तर प्रदेश में देख लें तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए नहीं, कहाँ अंदर अंदर जड़ें खोदी हैं आपने। मुझे लगता है अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भ्रम थे उसे मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दूर करने में कहीं ना कहीं संगठनात्मक कार्यों के माध्यम से सफल रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति का मतदाता भी अब जागृत हो गया है। काम कौन कर रहा है, सम्मान कौन दे रहा है, उत्थान विकास कौन कर रहा है, सशक्तिकरण कौन कर रहा है और धोखा किसने दिए, षड्यंत्र किसने किए, इन दोनों में वो अंतर करना समझ गया है। और उसी का परिणाम है कि योगी जी के द्वारा अपराधियों पर जो अंकुश लगाया गया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने की कोशिश की, जो सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, उसके कारण अनुसूचित जाति के लोगों को, गरीबों को लगने लगा कि हम सुरक्षित इस सरकार में हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में पहली बार गरीबों को 6,000 रुपये खाते में, मकान, उनको शौचालय, उनको दवाई के लिए 5 लाख आयुष्मान में, उनको फ्री बैंकों में 43 करोड़ खाते, ये सब जो मिला तो उनको लगा कि हम तो वोट देते देते कांग्रेस को मर गए, जिसने हमें कभी ये नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सशक्तिकरण, उत्थान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई स्मृतियों को राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील करना, उनके नामों से
भवनों के नाम रखना, जो केवल स्थायी पट्टा कांग्रेस का था, परिवार के ही नामों के लिए होते थे, इन सब के कारण लोगों को लगा कि नहीं, हमारी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस कारण से मुझे लगता है मोर्चा ने तो एक गिलहरी की भूमिका अदा की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास, मोदी जी के किए गए कार्यों के प्रति लोगों की श्रद्धा और योगी जी के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति लोगों में जो विश्वास था, उसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चारों राज्यों में बहुत अच्छी तरह से सरकार रिपीट में हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी जो चुनाव है, ये चुनाव कहीं ना कहीं उन आने वाले चुनाव में मार्गदर्शक बनेगा, प्रेरणा बनेगा। ये गिलहरी की भूमिका, अब तो चूंकि चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, तो अब तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है और बताने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कितनी सभाएं, कितनी बैठकें, कितने दौरे अंदरूनी तौर पर किए? प्रवास मेरा संस्कार है और पार्टी में इस पर बल भी दिया जाता है। पूरे देश में हमने 28 प्रांतों में प्रवास किया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में 84 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 67 सीट जीती है विधानसभा में, एससी की 62 बीजेपी की हैं और 5 अपना दल की है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत अनुसूचित जाति मोर्चा ने 75 बड़े सम्मेलन अनुसूचित जाति के किए थे, सभी वर्गों के प्रांतीय बड़े सम्मेलन किए थे और चौपाल बैठकें की थी, सामाजिक संवाद किए थे, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति के अंदर भाजपा के प्रति एक जो ऐसी राजनीतिक विचारधारा थी जो भ्रम पैदा करते थे, तो उनके भ्रम दूर करने में हम लोग सहायक हुए। इसलिए वहाँ के सम्मेलनों में जाना हुआ, बैठकों के दौर भी बहुत सारे चले। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी काम हुआ। तो स्वाभाविक है बहुत सारे जिलों में, बहुत सारी विधानसभाओं में चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव से पहले, घोषणा से पहले, उसमें मोर्चा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में, पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ता भी बहुत विधानसभा को संभाल रहे थे। और कुल मिलाकर अनुसूचित जाति का हमने दिल जीता है और अनुसूचित जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, मोदी जी, योगी जी पर विश्वास किया है। आने वाले समय मुझे लगता है ये प्रयास, ये प्रवास और सतत रूप से चालू होगा। आने वाले 20 तारीख को हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शिमला में हो रही है और आने वाले समय में कुछ कार्य योजनाएं उस बैठक में और बनेगी, जो संगठनात्मक विस्तार की दृष्टि से भी होगी, चुनाव की दृष्टि से भी होगी और प्रवास की दृष्टि से भी होगी। जैसा आपने कहा कि प्रवास तो आपका संस्कार है, प्रयास भी आपके संस्कारों में शामिल है, आपके प्रयास का अच्छा परिणाम मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये परिणाम जो है फूट डालो और राज करो की नीति की परिणति है। अब एक फिल्म आई थी अभी, द कश्मीर फाइल, उसको लेकर जो है कांग्रेस कह रही है कि इस प्रकार की चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करके देश में एक सामाजिक वैमनस्यता पैदा करना चाहती है, देश में एक विभाजन की राजनीति करना चाहती है। जबकि आप कहते हो कि हम समरसता की राजनीति करते हैं, अंत्योदय की राजनीति करते हैं। विरोधाभासी बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की इसी सोच का परिणाम है कि कांग्रेस की नाव डूब रही है और राष्ट्रीय मुद्दों पर, सत्य घटनाओं पर कांग्रेस मूक बनी रही, या फिर राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश के सम्मान के खिलाफ और देश के लोगों के खिलाफ जो लोग काम करते रहे, उनके पक्ष में कांग्रेस नहीं बोली। इसलिए देश की जनता को लगा कि कांग्रेस अपने लिए जीती है, कांग्रेस के लिए जीती है, देश के लिए नहीं जीती। उसी का परिणाम है कि वो 50 सीटों के लिए लड़ती है और कई राज्यों में चौथे 5वें नंबर के लिए गिड़गिड़ाती है क्षेत्रीय पार्टियों से कि हमें कुछ ही सीट दे दीजिए। मुझे लगता है कश्मीर का जो दर्द है, कश्मीर का जो नरसंहार है, कश्मीर की जो पीड़ा है, कसक है, ये देश का जनमानस जानता है, लेकिन कांग्रेस नहीं जानती, क्योंकि कांग्रेस उसमें भी वोट का खतरा देखती है, वोट का लाभ देखती है। भारतीय जनता पार्टी ने 1951 से लेकर और आज तक
अपनी वैचारिक जो धरातल है उस पर से कोई समझौता नहीं किया है। हमने तब कहा कि कश्मीर में एक दो विधान दो प्रधान दो निशाने चलेंगे, हम आज भी वही कहते हैं, और कहते नहीं हैं तो सरकार जब बनती है तो प्रधानमंत्री 370 धारा खत्म भी कर देते हैं। इसके परिणाम आ रहे हैं। 370 थी, अत्याचार था, पत्थरबाजी थी, आतंकवादी घटनाएं थी, निर्दोष लोगों की हत्याएं थी, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट भी आरक्षित नहीं। जबकि भारत का संविधान क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 370 धारा ये अलगाव का कारण बनेगी। कब कहा उन्होंने? जब 370 लगने वाली थी तब कहा, और उनको देखने को मिला सब लोगों को। इसलिए 370 खत्म करके जब से ये खत्म हुई है तब से आप देखिए शांति है। आने वाला विधानसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग उसमें परिसीमन कर रहा है, उसमें 9 सीटें एससी की हो रही हैं और 7 सीटें एसटी की हो रही है। यानी कि संविधान की जो भावना थी, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र और अवसर की समानता, उसका लाभ भी मिलने वाला है। उस कश्मीर की सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, उसको दिखाने के लिए कांग्रेस विरोध करती है और वहीं आतंकवादियों का सम्मान करती है प्रधानमंत्री के कार्यालय में बुलाकर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो सत्य क्या है असत्य क्या है, इसमें कांग्रेस कभी अंतर नहीं कर पाती है। उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान का जो मतदाता है, आम नागरिक है, उसे लगता है कि कांग्रेस देश के लिए नहीं अपने लिए जीती है, और भारतीय जनता पार्टी वैचारिक धरातल पर कभी कोई समझौता नहीं करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है देश पहले है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और हम व्यक्तिगत कार्यकर्ता थर्ड। इस लक्ष्य को लेकर हम काम करते हैं। और ऐसा कश्मीर से रिलेटेड नहीं, देश में कोई भी ऐसे विषय हैं जो भारत के मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़े, उससे भारतीय जनता पार्टी कभी समझौता करेगी ही नहीं, सत्ता मिले ना मिले। वो ये कह रहे हैं कि देखिए बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब और गरीब हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ योजनाएं नहीं है। अगर वाजिब कारणों की बात करें तो ऐसे 1000 कारण है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। ऐसा कोई एक कारण है जिससे आप जीतते हैं, ये उनके मन में प्रश्न है। और दूसरा शंका ये है कि उनको लगता है कि ईवीएम का है सारा खेल। पंजाब में ईवीएम थी कि नहीं थी? तमिलनाडु में ईवीएम थी कि नहीं थी? केरल में थी कि नहीं थी? तो वहाँ जब भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो वहाँ उनका विकास जीतता है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ ईवीएम का खतरा होता है। मुझे लगता है यही सोच दकियानूसी है, बहुत छोटी सोच है। मुझे लगता है कि सफलता से लोगों को सीखना भी चाहिए। कोई दूसरा सफल हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसका अध्ययन करना चाहिए लोगों को, और अपनी गलतियां भी ढूंढना चाहिए। कांग्रेस अपनी गलतियां नहीं ढूंढती है, बस से अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करती है। ये उसकी संस्कृति का अंग हो गया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, तो मुझे लगता है एक नहीं ऐसे 1000 कारण हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं लोग भाजपा को प्यार कर रहे हैं और मोदी जी को श्रद्धा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा विषय था, गरीब आदमी को 500 रुपए भी मिलते थे विधवा पेंशन के, उसमें 200 खा लेते थे लोग। किसान को आज 6000 दे रहे हैं, अगर ये नगद मिलते होते तो हो सकता है 2000 कोई खा लेता बीच में। 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड खत्म कर दिए। 3-3.5 करोड़ के करीब जो फर्जी तरीके से गैस सिलेंडर ले रहे हैं उसको खत्म कर दिया। तो ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो क्षेत्र थे उनको बंद कर दिया, जिसके कारण गरीब को उसकी सुविधाएं मिलने लगी जो आवश्यक थी देश की आज़ादी के बाद। जहां तक बेरोजगारी का मामला है तो मैं कह सकता हूं कि शायद कांग्रेस के राज्य में इतना रोजगार कभी नहीं मिला होगा। जैसे मैं कह सकता हूं, नंबर 1, देश में 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, इसमें करोड़ों लोग जो गरीब तबके के हैं वो कहीं ना कहीं उनमें काम कर रहा है। अभी एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र में जो बढ़ावा हुआ है तो स्वाभाविक है लाखों लोग उसमें भी कहीं ना कहीं लगे हैं। नौकरियां भी जो निकाली केंद्र की निकाली जा सकती हैं वो भी भर्तियां लगातार हो रही है, और लोगों को स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके माध्यम से भी लाखों लोगों को कौशल विकास केंद्र खुद पैरों पे खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा मंत्र है कि देश की बनी हुई चीजें, देश का उत्पादन जब बढ़ता है तो लोगों के, देश के ही
बेरोजगारों के द्वारा उत्पादन बढ़ता है। जो बेरोजगार हो गए, जिनका टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण रोजगार छिन गया है, आत्मनिर्भर भारत में उनको फिर से रोजगार मिला है, तो कुल मिला के लोगों की आय भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में देख लें, वहाँ हम ताकत से बड़े हैं। हम सेना के क्षेत्र में दे लें, ताकत बढ़ी, आत्मनिर्भर बढ़ी, हम अब सप्लाई कर रहे हैं हथियारों की। हम सुबह 5-6 बजे किसी स्टेशन पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन आज स्वच्छता देख लीजिए। तो कुल मिलाकर विकास भी हो रहा है। महापुरुषों की पहचान बहुत अच्छी हो, जो छुपे हुए हैं, जिनके इतिहास में नाम नहीं आए हैं, ऐसे लोगों को भी एक सम्मान देने का काम हो रहा है, रोजगार बढ़ाने का काम भी हो रहा है। और कोरोना की महामारी में 2 साल में आर्थिक ढांचा बहुत सारे देशों को चरमरा गया है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ठीक बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं सफलता है नरेंद्र मोदी जी की, वित्त मंत्री जी की। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भड़काने पर नहीं, विकास के आधार पर जीत रही है, लोगों का विश्वास जीत रही है। जी, अभी मोर्चे के आगामी क्या कार्य योजनाएं हैं, और जो पिछले ऐसा अभी जो आपका कार्यकाल गुजरा है उसमें आपको ऐसा कोई वाकया जो आपको लगा कि ये बड़ा उल्लेखनीय रहा आपके हिसाब से, मतलब ऐसा यादगार कि देखिए सार्थकता हो गई, एक पद मिला उसके निर्वहन में, कर्तव्य निर्वहन में, कोई एक ऐसा क्षण आया होगा आपको लगा हो कि दिल से बहुत अच्छा लगा? मोर्चे में काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो गई, उसमें 5-6 महीने कोरोना का कार्यकाल भी बीता है। खुशी की बात यह है कि आज मोर्चा 30 प्रांतों में, 37 प्रांतों में 30 प्रांत ऐसे हैं जहां मोर्चा गठन है। 6-7 प्रांतों में अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन नहीं है, वहां मोर्चा खड़ा हो गया है। दक्षिण में मोर्चा की गति कमज़ोर थी, 2 प्रांतों को छोड़ के, कर्नाटक और केरल। लेकिन आज तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा व पांडिचेरी में भी मोर्चा बहुत तेज गति से आगे बढ़ गया है। इन क्षेत्रों के बहुत सारे विजुअल और पिक्चर्स दिखाई दिए, आप बिल्कुल दक्षिण भारतीय वेशभूषा में उन्हीं के साथ रमे हुए हैं। ये दक्षिण भारतीय संस्करण जो रहा ये मोर्चे का, कैसा अनुभव रहा? सामान्यतः दक्षिण भाषी और ये इधर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में एक कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रहता है, तो जो दक्षिण भाषी राज्य हैं उसमें हिंदी भाषी लोग जरा सहज हो नहीं पाते। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनकी नहीं समझ पाते, वो हमारी नहीं समझ पाते, फिर भी हम एक, फिर भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, अपनत्व तो दिखाई देता है। कुल मिला के भाषा का थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आजकल हिंदी भी लोग समझते हैं और कुछ इंग्लिश में भी बात की जा सकती है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो भाषांतर के लिए भी कुछ कार्यकर्ता बात करते हैं और उससे कुल मिलाकर संवाद होता है। लेकिन काम सब एक कर रहे हैं, ये उनको समझ है, हमको भी समझ है कि काम सबको एक ही करना है। तो इस प्रकार से काम करने का एक आनंद आ रहा है और मोर्चा कंटिन्यू लगातार, मैं नहीं कहता, मैं तो काम कर रहा हूँ, अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और काम किया, इस कारण से मैं कह भी सकता हूँ कि मोर्चा बहुत ताकत से अनुसूचित जाति के क्षेत्र में काम कर रहा है, पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से। जहाँ तक वाकया का मामला है तो कई ऐसे क्षण हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब मोर्चा का बैठना हुआ तो ऐसा लगा कि एक हमारा मुखिया हमारा नेतृत्व कर रहा है, एक आगे के मार्गदर्शक क्या होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जब कहा कि राजनीति हम सेवा के लिए कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। राजनीति में लोग दूसरी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हमारे मुखिया क्या सिखाते हैं? सेवा करना है। और इसलिए अनुसूचित जाति मोर्चा ने कोरोना के कार्यकाल में जब ब्लड डोनेशन दिया, 29,000 लोगों ने लगभग पूरे देश में, 52 लाख हमने अंबेडकर जी के जयंती के पहले दीपक जलाए पूरे देश में। और सबसे बड़ी बात और है कि रविदास जयंती पूरे देश में नहीं मनती थी, नॉर्थ में मनती थी। वाल्मीकि जयंती पूरे देश में नहीं मनती थी, नॉर्थ में मनती थी। संविधान दिवस, संविधान था लेकिन संविधान दिवस नहीं था, लेकिन मोर्चे ने पूरे देश में संविधान दिवस मनाया। और ये चारों चीज़ें बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सेवा का कार्य हाथ में लिया और ये 3 जो बड़े कार्यक्रम हुए हैं वो पार्टी मोर्चे के लिए बहुत बड़े घटनाक्रम है जो हमारे लिए बड़ी ताकत है। जिस प्रकार से अगर मैं ये बात करूं, जैसा आपने कहा कि ये तो बहुत उल्लेखनीय क्षण है, अभी मोर्चे की आगामी क्या कार्य योजना है? कोई ऐसा जैसे कोई प्लान जो, जैसे आपने कहा कि संविधान दिवस एक नया नवाचार आपने शुरू किया, वाल्मीकि जयंती, रविदास जयंती, इनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, और कुछ ऐसी जो आपके जहन में हो? स्वाभाविक है, संवैधानिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा का गठन मंडल तक होता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी की इच्छा के अनुरूप अब मोर्चा आने वाले दिनों में 100 से ज़्यादा मतदाता जिन बूथों पर एससी के हैं वहाँ तक मोर्चा टीम खड़ी कर रहा है, और उसमें अभी तक हिमाचल 100% हो गया है। हिमाचल और बेंगलोर के 3 जिले हैं नगर के, उन तीनों जिलों में भी 100% काम हो गया है। तो संगठनात्मक दृष्टि से बस्ती तक पहुंचना बहुत बड़ी बात, ये बड़ा काम है। और इसमें हिमाचल बिल्कुल 100% कवर कर, हिमाचल में 2252 मतदान केंद्र पर पूरा काम हो गया है। इसका आने वाले समय में एक बड़ा सम्मेलन वहाँ होने वाला है, और अभी 31 तारीख को, चूँकि यहाँ मैं बैठक में था, लेकिन बेंगलोर में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मोर्चे के सीटी रवि जी ने वहाँ उस सम्मेलन को संबोधित किया है। 3 जिलों के कार्यकर्ताओं को एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया था कि देखिए सफलता कहाँ तक मिलती है। काम बड़ा है लेकिन प्राप्त हम कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। एक और इसीलिए आने वाले 15 अप्रैल से 3 महीने का माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हमने मोर्चे की दृष्टि से संगठन पर्व नाम दिया है। उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिले के प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी, सारे लोग इन सारे विषयों को लेकर, संगठन में कोई शेष काम रह गया वो पूरा करना है, बुद्धिजीवी अनुसूचित जाति के है, 100 मतदाता वाला हमारा विषय है, इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हम 3 महीने का राष्ट्रीय संगठन पर्व मना रहे हैं, और जिसकी पूरी रूपरेखा अभी 20 तारीख को हिमाचल में अंतिम रूप देने का होगी। जी, तो हिमाचल पे फोकस इसलिए हो रहा है, हिमाचल और गुजरात के अब चुनाव है नवंबर में। एक आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप लोग बड़ा इलेक्शन मोड में रहते हो, जहां इलेक्शन वहीं सिलेक्शन। मुझे लगता है कि हम लोग सेवा के मूड में रहते हैं। इलेक्शन तो चूंकि एक पार्ट है, वो तो कोई ना कोई आएगा ही, लेकिन राजनीति में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक इलेक्शन को फेस भी करना है, तो उसकी रणनीति भी बनाना पड़ेगी, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, लेकिन उस काम से पहले हमें सेवा करना पड़ेगी, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। तो हिमाचल में मेरा तीसरा प्रवास है। रणनीति के तहत तय होता है कि कहाँ हमको पदाधिकारी बैठक करना है, कहाँ प्रशिक्षण करना है, कहाँ हमको राष्ट्रीय कार्यकारिणी करना है। तो ये तो जब हम लोग बैठते हैं संगठनात्मक दृष्टि से तो उसमें तय होता है, वो चुनाव की दृष्टि से नहीं, वो संगठनात्मक दृष्टि से ही होता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये धैर्य कहाँ से लाते हैं? लाल सिंह आर्य कभी पूर्व मंत्री, कभी विधायक, कभी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी तमाम पद, कभी कोई पद नहीं, कभी कार्यकर्ता, कभी टिकट भी नहीं ले रहे। ये इतना सारा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब चूंकि अब लोग राजनीति को करियर की तरह लेने लगे हैं, तो ये करियर में इतना भूचाल रहता है, फिर भी ये जो संतोष का जो भाव रहता है उसके लिए क्या है फॉर्मूला, क्या है, बताइए थोड़ा। हाँ। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बचपन से काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी यही सिखाया जाता है। ऊपर भी बैठते तो ये कहा जाता है कि हमको तो वैचारिक दृष्टि से काम करना है, व्यक्ति को नहीं देखना है, अपने को नहीं देखना है, संगठन को देखना है, इसके लिए हम जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से हम निकले हैं वहाँ एक कारीगर का लड़का, एक छोटा सा मकान, एक खपरेल वाला मकान, तो वहाँ से जब यहाँ तक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कारण आए हैं, काम हमने किया होगा, परिश्रम हमने किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
एक कारीगर के लड़के को एक छोटी बस्ती से निकाल के और विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, प्रदेश महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो मुझे लगता है कि जब वार्ड का ही सपना नहीं देखा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। तो मुझे लगता है कि भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, ये मैं जानता हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, और इसलिए जो है उसमें ही हमको संतोष करना ही चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण इस देश में हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इन ज़्यादा लफड़ों में पड़ता नहीं हूँ। मैं तो पार्टी के द्वारा दिए गए काम को प्रामाणिकता, ईमानदारी से करें तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आशीर्वाद मिलता ही रहता है। जी। तो लाल सिंह आर्य जी आर्यावर्त के लाल बनने की ओर अग्रसर हैं। और आर्यावर्त चूंकि भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनुसूचित जाति मोर्चे के संगठन की संरचना को गढ़ने में, मजबूत करने में लगे हुए हैं। और अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के संरचना में, भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में और वृद्धि करेगा और मजबूत करेगा। यह अथक परिश्रम, यह कार्य तो इस बात की गवाही देते हैं। आपने जिस सहजता से तमाम सारे पहलुओं पर अपना चिरपरिचित शैली में अपने विचार साझा किए, हमें इतना समय दिया, लाल सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।